दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं यूएस और ईरान की डील के बारे में। यूएस ने 14 पॉइंट का एक एग्रीमेंट साइन किया ईरान के साथ। उसके अंदर ये भी कहा गया है कि ईरान को $25 बिलियन देगा। साथ में ये भी कहा गया है ईरान को $300 बिलियन और देगा। साथ में हॉर्मुज के बारे में कहा गया कि हॉर्मुज तो खुलेगा, लेकिन 6 महीने बाद ओमान और ईरान डिसाइड करेंगे कि हॉर्मुज पे कितना टैक्स लगाया जाएगा, कितने पैसे लगाए जाएंगे। और ये भी कह दिया उन्होंने कि ईरान मान गया कि वो अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है उसको स्टॉप कर देगा। और इसी पे चर्चा करने के लिए कि कितना बेनिफिशियल होगा ये जो एग्रीमेंट हुआ है ईरान और यूएस के बीच में, इसके ऊपर इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा, इसराइल को मोस्टली क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसराइल तो कहता है कि मैं तो मानता ही नहीं इस एग्रीमेंट को, और पाकिस्तान पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा। इसकी चर्चा करने के वहां से बैठे हैं राजन खन्ना जी। राजन खन्ना जी, ये एग्रीमेंट माना जाता है कि बहुत खराब एग्रीमेंट है। ट्रंप तो अपना पीछा छुड़ा करके निकल गए, लेकिन पूरे वर्ल्ड को फंसा गए यहाँ पे। और ये भी लोग कह रहे हैं कि ट्रंप पहले कहते थे कि इनके जो ट्रंप को कहते थे कि ट्रंप सबसे वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर है यूएस के। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए क्या होता है कि इसके पूरे जो ओवरऑल इम्पैक्ट्स हैं मल्टी डायमेंशनल सब देशों के ऊपर या जियो पॉलिटिक्स पे क्या आएंगे वो तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन आज हम जो इस वक्त हाइपोथेसाइज कर सकते हैं, आज जो डील हुई है उसके ऊपर तो एक ही कमेंट्री दी जा सकती है कि बहुत घातक है। ना केवल ये यूएसए के लिए है बल्कि दुनिया के बाकी देशों के लिए भी ये जो डील है बहुत ही नुकसानदेह है। क्योंकि आप एक सिर्फ पॉइंट में इस डील का आपको मैं बता देता हूं, उसके बाद में हम इसकी बाकी की सारी बातों पर चर्चाएं करेंगे। कि ट्रंप बहुत शोर मचा रहा है कि देखो जी ये डील में हमने जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो खुलवा दी। तो पहली बात तो क्या है कि जब इन्होंने फरवरी में वहां पर हमला किया तो उससे पहले तो हॉर्मुज खुला ही हुआ था। ठीक है, 180 जहाज लगभग रोज के वहां से निकलते थे एनर्जी लेकर के। दुनिया की 20% एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो फ्लो करती थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अब ये होने लग गया है कि 60 दिन तक का एक वक्फा जो है वो ईरान ने दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा है हम एक मैकेनिज्म बनाएंगे जिसमें ये होगा कि इस जो स्ट्रेट के थ्रू निकलने वाली जो ट्रैफिक है, जो एनर्जी जाती है, उसके जहाजों के ऊपर कैसे टोल लेंगे। ये बात तो तय हुई, ट्रंप मान गया है कि आप टोल के अधिकारी हो। तो दुनिया के जो जो देश वहां से अभी अपनी हाइड्रोकार्बन की नीड्स मंगवाते हैं, वो जीसीसी कंट्रीज के, कतर हो के यूएई या सऊदी के जो वहां से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, उसके ऊपर अब टोल लगने वाली है। और वो एक्स्ट्रा अभी जो आपका खर्चा है लोग हर देश का अपने इंपोर्ट बिल का, वो बढ़ने वाला है। तो एक तो ये इसने ट्रंप ने ये हासिल किया है ये डील करके लोगों के सब दुनिया मतलब ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड को फंसा दिया। आप तो निकल गया, तो आप तो निकल गया, पूरे वर्ल्ड को फंसा दिया इस टाइम पे। अभी निकला भी नहीं है जी, ये खुद बहुत बड़ा नेक डीप जाएगा। अब देखिए ये क्या हुआ है कि इसने एक तो ये जो गलत काम किया, दूसरा जो आप देखिए पिछले साल जून में इन्होंने इजराइल के साथ मिलकर के ईरान पे अटैक किया था। उस वक्त भी बहुत इन्होंने तबाही मचाई थी। उस वक्त भी इनके जो टारगेट्स थे ईरान के ऊपर असॉल्ट करने के, वो मिले पूरे हुए नहीं थे। अगर होते तो ये साल वापस से हमला नहीं करते ये। ठीक है जी, वापस से उन्होंने ये साल हमला किया क्योंकि पुराने इनके टारगेट कंप्लीट नहीं हुए थे। ये साल उन्होंने करना था। टारगेट थे क्या उनके? पहला टारगेट तो ये था कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसको अनवाइंड या पूरी तरह से उसको खत्म करवा दें, वाइंड अप करवा दें पूरे प्रोग्राम को। ये उनका एक टारगेट था। दूसरा था कि उसको इस तरह वीक कर दें ईरान को कि वो वापस से अपने पैरों पर खड़ा होकर के प्रोग्राम को शुरू ना कर सके। तीसरा ये था कि जो ईरान के संबंध इंक्रीजिंगली रशिया और चाइना के साथ हो रहे हैं, क्योंकि चाइना ने एक डील की थी ईरान के साथ में, $400 बिलियन की डील है वो। उसमें ये था कि अब आप सोचो वो $400 बिलियन में ईरान के पास चाइना को देने के लिए है क्या? तेल के सिवा ऑयल है, तो वो ऑयल ही था, वो ऑयल आना था। और डील क्योंकि युआन में थी, आप ध्यान रखिए। अब युआन उसके पास जो है वो जो आएंगे वो तेल देकर आएंगे। वो वापस युआन जो है ये जितना भी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग जो एक उनका मसल है, तो वो उसको उसमें से वापस माल देगा ईरान को। तो ये दोनों के लिए बहुत एक बड़ी विन विन डील थी। और जो सैंक्शन लगाए हुए थे ईरान के ऊपर कि आप दुनिया में जो है वो आपका तेल नहीं बेच सकते हो,
चाइना तो किसी सैंक्शन को मानता ही नहीं है, ना इनमें ताकत है चाइना को मनवाने की। ठीक है, चाइना ने खुले तौर से, आपको पता है कि रशिया से तेल लेता था। ठीक है, हमें हर पिछले जब हम ले रहे थे सस्ता, तो हमें रोज कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाती थी अमेरिका से कि भाई आप रशिया से लेना बंद कर दो, आप यूक्रेन वॉर फंड करवा रहे हो रशिया को, रशिया से तेल लेकर के आप पैसे देते हो, उससे यूक्रेन वॉर फंड हो रही है रशिया की। ठीक है, ये कोई स्टेटमेंट उनकी चीन के लिए नहीं आई, आप ध्यान करिए, क्योंकि हमसे ज्यादा रशियन तेल जो है चीन लेता है, लेता था, लेता रहेगा, क्योंकि उसका लैंड बॉर्डर है वहां रशिया पे पाइप है, वहां से पाइप लगी हुई है, जिससे पाइप के थ्रू उनके पास तेल आता है। सर वो जो लैंड बॉर्डर है ना, उससे जो पाइपलाइन के थ्रू जो सप्लाईज होती है ना, वो ये जो आप हम लोग समुद्र के रास्ते से मंगवाते हैं ना टैंकर में, उसमें बड़ी परेशानी है। पहले परेशानी भी है, फिर उसमें पैसा भी लगता है। जहां से उनका तेल मान लो निकलता है रशिया का, वहां से लेकर पोर्ट तक पाइपलाइन आएगा, वहां से टैंकर्स में ट्रांसफर होगा, वो टैंकर्स आएंगे हमारे यहाँ से वापस हम लोग जो है हमारे पोर्ट्स के ऊपर से पंपिंग होगी, उसके बाद में हम अपनी रिफाइनरीज में लेके जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक कॉस्ट भी इसमें ज्यादा है और टाइम भी बहुत लगता है। तो चीन का तो लैंड बॉर्डर है, चीन ने तो पाइपलाइन कहीं से ले रखी है, तो ना तो चाइना को इन्होंने उस वक्त एक स्टेटमेंट दी कि तुम उनसे तेल क्यों लेते हो, ना चाइना जो है एकदम डिफाइंटली तेल ले रहा है ईरान से, उसके बारे में इन्होंने कोई बात कही। तो ये तीन जो इनके किस्म के ऑब्जेक्टिव थे ना, पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का रोल बैक करवाना, दूसरा ईरान को बहुत ज्यादा मिलिटरीली इकोनॉमिकली वीक करना, और तीसरा उसके कनेक्शन जो है वो किसी प्रकार से चाइना या रशिया से टूट जाए। तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव इनके खन्ना साहब, एक और टॉपिक, एक और चीज थी यहाँ पे, वो चीज थी कि इनकी रिजीम चेंज, उसमें भी फेल हो गया यूएस। तो बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली वो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जब वापस ना खड़े हो पाए, वो रिजीम चेंज उसका एक अंग था। ठीक है, ये तीनों पॉइंट इनके मिजरेबली फेल हो गए। पहला जो पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि ईरान का एक, हमने आपके साथ एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने एक वर्ड यूज किया था, वो था जेनेटिक इंटेलिजेंस। जो ईरानी रेस है ना, वो उसकी एक खूबी है, वो इराक नहीं है जिसको उन्होंने तबाह कर दिया ईरान ने, वो सीरिया, लिबिया या यमन नहीं है जिनको इन्होंने खत्म कर दिया, वो ईरान है। उसके हिस्ट्री में जाइए, ईरान पिछले 5-7 हजार साल की आप अगर हिस्ट्री देखेंगे ना, तो जब वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट या हमारे मिडल ईस्ट से लेकर के साउथ एशिया तक जो लगातार हमले कर रहे थे ना, उनको इतिहासकारों ने बाइजेंटाइन फोर्सेस कहा है। बाइजेंटाइन फोर्सेस को अगर रोका किसी ने या उनके ऊपर वापस चढ़ाई की, जो ससानिद थे वो ईरानी थे, जो उनको, ये ईरानी तो वहां तक ग्रीस तक और रोम तक पहुंच गए थे। ये पिछले ऐतिहासिक तौर से बड़े पावरफुल जो है वो रेस रही है। इनको बाद में जो इनके जब के तेल के कुएं 20वीं सेंचुरी में जब आए ना जी, तो उस वक्त इनके ऊपर पूरे का पूरा जो आधिपत्य था वो वेस्ट का ही था, जिसमें मेनली क्योंकि जो ब्रिटेन था उस वक्त इंपीरियल पावर था, उसके साथ साथ यूएसए हुआ करता था, उसके पीछे लघु था। लेकिन जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ब्रिटेन की इकोनॉमी जो है वो फेल हो गई और यूएसए बहुत आगे आ गया, तो बैक सीट पे ब्रिटेन आ गया, फ्रंट सीट पे यूएसए आ गया। तो इन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया पूरे मिडिल ईस्ट के जो ऑयल रिसोर्सेज हैं। पहले तो क्या होता था कि कुएं भी इनके कब्जे में थे पूरे, फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि लोकल लोग हैं, ये अपराइज ना हो जाए, बोला ठीक है तुम्हारी जमीन पे तेल के कुएं हैं तुम रखो, लेकिन इनकी रिफाइनिंग जो है हम करेंगे। रिफाइनरी जो लगाई वो पहली सब इनकी शेल की या ब्रिटिश पेट्रोलियम की, ये सब उन लोगों की थी। फिर इन्होंने कहा धीरे धीरे करके यार और ज्यादा आगे आ रहे, चलो एक आध रिफाइनरी भी आप लगा लो, लेकिन अपने रेट के ऊपर ये उसे खरीदा करते थे, ट्रांसपोर्टेशन उसकी जो है उसकी इंश्योरेंस, वो सारा इनके ट्रेड इनके हाथ में था, यूएसए और ब्रिटेन के साथ में लगे हुए ग्रुपों का। ईरान ने जब धीरे धीरे करके ये चीज अवेयरनेस आनी शुरू हुई ना जी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, कि नहीं ये तो हमारे रिसोर्सेज हैं, तो और अगर आप उनको कनेक्ट करोगे, पूरा एक कंपोजिशन करोगे उनके रिसोर्सेज और उनके बाद में उनकी जो एक किस्म की काम करने की ताकत, उनके सोचने का नजरिया, वो सारा मिल जाता, तो ईरान दुनिया में टॉप के कुछ कंट्रीज में ईरान का नाम आ जाना था।
मैं खन्ना साहब आपको थोड़ा सा बीच में इंटरवीन करूंगा यहाँ पे, मैं अपनी भी बात कह दूं यहाँ पे। देखिए ईरान में पहले तो पहलवी थे, उनके किंग थे, पहलवी इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, इनके हाथ से निकलना चाहते थे, और जब उन्होंने थोड़ी कोशिश की इनके हाथ से निकलने, तो इन्होंने फ्रांस से खोमैनी को बुला दिया और वहां पे इनके खिलाफ एक फौज खड़ी कर दी और इनको बना दिया इस्लामिक कंट्री। और उसके बाद वो तो चले गए, हाँ वो तो चले गए। लेकिन एक और बात मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूंगा यहाँ पे, आप अगर देखें कि हमारी कंट्री के अंदर भी बहुत से यहाँ पे ईरानियन आए हुए हैं, स्पेशली कन्वर्शन से पहले जी। आप टाटा की बात कर लीजिएगा, आप बिरला की बात कर लीजिएगा, आप मानी शाह की बात कर लीजिएगा, ये बहुत मतलब एलिट टाइप के लोग थे जिन्होंने देश के साथ मिलकर भी काम किया, और इनकी आप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग देखिए, टोटल कमिटमेंट है इंडिया के साथ भी, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट लोग थे सारे के सारे। जी जी जी, मैं इवन रॉ का चीफ बना था, जो पारसी था उसको रॉ का चीफ भी बनाया था इन्होंने। जी जी जी, मैं सर बात बता रहा था कि जब ईरान ने इस बात का एहसास किया कि हमारे रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट लूट के लेके जा रहा है, तो उसमें से फिर एक क्रांति पैदा हुई। मुसद्दिक करके एक वहां का लीडर था जिसने पूरा जितने इसको नेशनलाइज करवा दिया अपने ऑयल रिसोर्सेज को। ये 50s की बात है, डिकेड ऑफ 50s, मिड 50s। उस वक्त अब जो डीक्लासिफाई हुए हैं ना जी CIA के डॉक्यूमेंट, उसमें उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि हमने मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करके मुसद्दिक की हुकूमत को वहां से निकलवा दिया था, क्योंकि जो कब्जा, जो शिकंजा इनका था वहां की ऑयल वेल्थ के ऊपर, वो उसने उसको चैलेंज किया था। तो वापस से ये फिर क्या है, पहलवी जो वहां के राजा थे उनको लेकर आए, और वो तो पिट्ठू होते हैं दुनिया में। एक बात बहुत मजे की है, ये मैं मेरे दर्शकों के लिए बहुत आसान बात बता देता हूँ कि जहां पर वेस्ट को सूट करता है डेमोक्रेसी, वहां पर ये ह्यूमन राइट की बात करते हैं। जहां इनको सूट करता है मिलिट्री डिक्टेटर और मोनार्क्स, उनको वहां पर वो डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट की बात नहीं करते। सऊदी अरेबिया में जैसे कि उदाहरण है, इनको सूट करता है वहां का, ये सारे अरब कंट्रीज में वहां की मोनार्की सूट करती हैं। वहां पर लोगों के साथ में क्या अन्याय हो रहा है, वहां महिलाओं के साथ में क्या अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर बात नहीं होती। वहां पर इनकी सब ह्यूमन राइट्स की जितनी ऑर्गेनाइजेशन चुप होती हैं, क्योंकि वहां पर इनको डिक्टेटर सूट करते हैं। और हमारे जैसे देश में, क्योंकि इनको अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप जो हैं, ये कॉकरोचेस, ये इनको पालना है, इसमें ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्योंकि इनको मौका मिल जाए भारत जैसे देश में शरारत करने का लोकतंत्र के नाम पे। ठीक है ना। अब ईरान की मैं बात कर रहा था, वहां पर भी इन्होंने अपने पिट्ठू बिठा दिए रजा पहलवी के नाम पे। पर अब आप देखो कि क्या हो गया कि उसने भी, क्योंकि इतनी ऑयल वेल्थ थी उनके पास में, और अंदर काम करने वाले लोग जो थे, जिनको मैं कहता हूं कि बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत मेहनती थे, उन्होंने ईरान को वापस से इतना ऊपर लाना शुरू कर दिया कि ऐसा लगने लग गया था कि अगर ईरान को रोका ना गया तो वेस्ट की हेजेमनी को ईरान जो है चैलेंज करेगा। वेस्ट की हेजेमनी, जितनी ऑयल वेल्थ ईरान के पास है, सारे अरब कंट्री के पास मिलाकर 3 गुना भी हो जाए, लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका इतिहास जो है इस बात का साक्षी नहीं है कि वो वेस्ट को चैलेंज करें। ईरान करेगा, ये बात तय थी। ये वहां की यूनिवर्सिटीज में PhD के सब्जेक्ट भी रहे हैं कि क्या। और उस वक्त इन्होंने फिर एक नया, अभी आपने एक जिक्र किया था खुमैनी का, खुमैनी वहां का एक क्लैरिक था, इस्लामिक क्लैरिक था, जो बहुत ज्यादा फंडामेंटलिस्ट था। ये इनकी इंटेलिजेंस ने उसको मार्क करके रखा हुआ था। उसको इन्होंने 1962 में ईरान से प्लग किया। वहां से प्लग करके इनको एक पेरिस के बाहर एक गांव था फ्रांस में, वहां पर इन्होंने उसको रख दिया। उसको वहां पर ये पालते रहे, संभाल के रखा इन्होंने, क्योंकि एक दिन ये असेट जो है काम आएगी। वो असेट को इन्होंने काम में लिया 1979 में। 1979 में उसको वापस उन्होंने 18 साल बाद बुला लिया ईरान में। वहां ला करके इस्लामिक क्रांति करवाई उनसे। हालांकि उसके कोलेटरल डैमेज थोड़े हुए, क्योंकि इनकी एम्बेसी पे उन्होंने कब्जा कर लिया। 50-55 लोग इनके पकड़ के रखे थे USA के, वो अपनी 400 से ज्यादा दिन तक। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक अपने श्रोताओं को थोड़ी बात बता दूं, जो खमनई है और खमैनी वो अलग है। खमैनी पहले था और उसके बाद अब खमनई आया, ये दोनों डिफरेंट आदमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो खुमैनी की हम बात कर रहे हैं। उसने जब इस्लामिक रेवोल्यूशन यहाँ वो लेकर आया, तो इसकी तबाही जो है, क्योंकि फंडामेंटलिज्म जो होता है ना जी, वो एक किस्म की इस प्रकार की जहर है कि देशों की जो जड़ है उसमें जाकर के पूरे के पूरे उनकी इकोनॉमी को,
उनके उनकी कल्चरल जो उनकी ताकत है उसको, उनके सोचने के जो एक, वैसे मैं बताऊं, मैं कार्ल मार्क्स से एग्री नहीं करता किसी बात पे, लेकिन उसकी एक बात के ऊपर मैं पूरा एग्री करता हूं। वो कहता है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। यहाँ पे मैं रिलीजन शब्द यूज कर रहा हूँ, धर्म नहीं, क्योंकि अब हमारे यहाँ पर एक और बात गलत अंग्रेजों ने कर दी और हमारे लेफ्टिस्टों ने कर दी कि हमने ट्रांसलेट कर दिया रिलीजन धर्म को। धर्म अलग बात है। धर्म तो क्या है, बहुत ज्यादा डायनेमिक है। धर्म जो है हर समय, हर स्थान, हर काल के हिसाब से आपको किस प्रकार के आपके कर्म करने उसके बारे में बताता है। धर्म रूढ़िवादी नहीं है। धर्म जो है वो एक जगह पे जड़ा हो, लेकिन जो रिलीजन या मजहब है ना, वो क्या होते हैं कि एक जगह पे जड़ हो जाते हैं। उसमें कोई, उनमें उनमें कोई ये नहीं है कि समय के हिसाब से बदलना या समाज की क्या आवश्यकता है उनके हिसाब से क्या उसमें बदल लाना, ऐसा नहीं है। तो वो बेसिकली जिसका, जैसे मैंने कार्ल मार्क्स को जो है रेफर किया कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, तो ये ओपियम इन्होंने जो है वो ईरान के जो है जिगर में, दिल में उतार दी 1979 में। उसका भी आप देखो कि हुआ कि उनको लड़वा दिया इराक के साथ में 10 साल तक। मजे की बात देखो आप, 10 साल तक ये उनको उन्होंने लड़वाया। पहले ये क्या करते हैं कि तराजू पे देख लेते हैं कि किसका पलड़ा ऊपर है किसका नीचे है। जिसका ऊपर थोड़ा होता है उसको करने के लिए उसको हथियार दे देते हैं। तो इन्होंने हथियार दिए इराक को लगातार। फिर इन्होंने बाद में एक बार ये देखा कि ईरान के ऊपर सैंक्शन है तो इनके पास हथियारों की कमी है, तो इन्होंने क्या किया कि एक ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल हुआ था। ये लोगों ने, अगर पुराने उस वक्त के जो ध्यान रखते हैं खबरों को तो उनको ध्यान होगा, ईरान कॉन्ट्रा असल में था क्या कि यूएसए ने ईरान को जो हथियार बेचे ऑन द हश, मतलब जिसको ब्लैक में कहते हैं कि हथियार बेचे, उससे जो पैसा आया वो इन्होंने निकारागुआ में जो सरकार के खिलाफ जो वहां के रेबल्स थे जिनको कॉन्ट्रा कहते थे उनको फंड किया हथियार दे करके। तो इसको ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल के नाम से उस वक्त, ये आज से 25-30 साल पहले बहुत ज्यादा खबरों में, ठीक है जी। तो ये इन्होंने वहां पर उनको हथियार देते रहे, ईरान को भी देते रहे, इराक को भी देते रहे। 10 साल तक इन्होंने उनकी तबाही जो है वहां पर पूरी तरह से करवा दी। बाद में सैंक्शन भी उनके ऊपर लगा दिए। बाद में इन्होंने उनके साथ में उनका जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जो है वो कई जगह पे रोकने की कोशिश की। अब देखिए आज की वस्तुस्थिति ये है जो आज उसने उनके साथ में डील की है, उसमें ईरान को की तरक्की जो है वो आज की डील के हिसाब से वो पॉजिटिव हो तो दुनिया का कोई भी देश नहीं कहेगा कि ठीक है, सब देशों को अधिकार है जी अपनी अपनी तरक्की करने का। लेकिन ईरान का एक जो डॉक्ट्रिन है जो बिल्कुल भी दुनिया को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए इकट्ठे होकर के, वो यह है, वो कहता है कि मैं इजराइल की एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज नहीं करता। तो वो सबसे बड़ा जो इनका जिससे ये लोग पीछे नहीं हट रहे, आज भी ये यही कह रहे हैं और ये काम भी पिछले 30-40 साल से वही कर रहे हैं। एक साइड में इन्होंने हमास जो है, अब वहां पर तो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रही थी पैलेस्टीन की स्टेट के लिए, ठीक है, उसमें जो है वो यासिर अराफात की भी जो है जमात थी, उसके बाद में फतह करके उनका एक जमात बना। वो लोग जो थे वो कंसेंसस के पक्ष में थे किसी प्रकार से कि कंसेंसस हो जाए, लेकिन इसको मिलिटेंट मूवमेंट बनाने में, हमास को हथियार देने में, हमास का इतना बड़ा जो गाजा पट्टी है ना जी, गाजा पट्टी में अगर दुनिया में, मैं कहता हूं कि आज बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं लोग कि नहीं देखो इन्होंने फिलिस्तीनियों पे, इजरायलियों ने बड़े जुल्म किए। मुझे एक चीज बता दें, उधर जाकर के कोई अगर इजराइल वहां की फुटेज रिलीज करेगा ना तो सर आप देख करके हैरान हो जाओगे। कोई अस्पताल ऐसा नहीं है वहां पर जिसके नीचे इन्होंने टनल का नेटवर्क नहीं बनाया। कोई सीनियर सिटीजन वहां पर सेंटर ऐसा नहीं है जिसके नीचे इन्होंने टनल्स नहीं बनाए हुए। कोई स्कूल ऐसा नहीं है, कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है। वो सब जगह हमास ने नीचे टनल इसलिए बनाए थे कि कल को हमास अगर इजराइल के ऊपर अटैक करता है तो काउंटर अटैक में इजराइल जो है वो इमारतें अगर अटैक करेगा तो दुनिया में ये रोते हुए आ जाएंगे विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए। देखिए इन्होंने हमारा स्कूल तबाह कर दिया, देखिए इन्होंने हमारा अस्पताल तबाह कर दिया। ये इनका पूरा प्लान था और ये पूरी फंडिंग जो की थी, ये पूरी की पूरी फंडिंग ईरान ने की थी हमास की। सिमिलरली ईरान ने फंडिंग करवाई हिजबुल्लाह की जो साउथ लेबनान में, हमने पिछले शो में जिक्र किया था कि लेबनान क्रिश्चियन कंट्री था, वहां से इन्होंने रिफ्यूजी भेज करके
वहां पर मुस्लिम मेजोरिटी कर दिया। मुस्लिम मेजोरिटी में जो 70% मुस्लिम है उसमें आधे शिया है आधे सुन्नी है, और वहां की सरकार भी ईरान की मर्जी की सरकार बनती है। हालांकि वहां पर आपस में उनकी एक प्रकार का मुआहदा है कि अगर एक बार पीएम जो क्रिश्चियन बनेगा, एक बार मुसलमान बनेगा, आजकल क्रिश्चियन पीएम है, लेकिन उसके हाथ में ताकत कोई नहीं है वहां पे। वहां पर हिजबुल्लाह के पास में ऐसी ऐसी इन्वेंट्री है कि रॉकेट लॉन्चर उनके पास में है, जीपीएस कंट्रोल्ड उनके पास में मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, और एक से एक बढ़कर उनके पास में इक्विपमेंट है। मुझे बताइए कैसे इजराइल ये चीज बर्दाश्त कर ले कि उसके उत्तर में जो है, उसके एक पश्चिम में हमास बैठा दिया, उत्तर में बैठा दिया, उनके अपने अंदर जो जेरूसलम का इलाका है वहां पर जो फिलिस्तीन के लोग हैं रोज दिन दिहाड़े कोई ना कोई हरकत करते रहते हैं जी उसके कत्ल की। किस प्रकार से, मुझे बताइए, ईरान इस चीज को, इजराइल इस चीज को बर्दाश्त कर सकता है? और ये आदमी बार बार उसको इस चीज के ऊपर वो जो है ये मजबूर कर रहा है ये डील के थ्रू कि आप हिजबुल्लाह के ऊपर एक्टिविटी करनी बंद कर दीजिए। तो ये जो दो बातें जो निष्कर्ष मैं बता रहा हूं, इसमें ये डील जो इनकी हुई है इसमें ईरान बहुत मजबूत बनकर उतरेगा और बहुत ज्यादा तंग करेगा। ना केवल ये तंग करेगा इजराइल को, ये बहुत ज्यादा तंग करेगा वेस्ट एशिया के दूसरे कंट्रीज को जो सुन्नी कंट्री हैं। ये सऊदी को बहुत तंग करेगा, यूएई को बहुत तंग करेगा, ये जिसने यमन में अपनी फोर्स बना रखी है ना जी, हुदीस की, ये उसको और ज्यादा फंड करेगा, ये सबको तंग करेगा ईरान जो है। एक बात। दूसरा ये है कि इजराइल बिल्कुल भी इस बात पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा कि कोई भी देश आकर के उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए। वो अपने ऑपरेशन करता रहेगा, वो बंद नहीं करेगा। देखिए, एक और बात की, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम किसी भी तरीके से अपने जो ट्रुप्स हैं वो लेबनान से विड्रॉ नहीं करेंगे। उसे बड़ा क्लियरली कह दिया, कहते हमारा कोई मतलब, और कहता हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये भी कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रंप ने तो उनसे पूछा नहीं, ट्रंप ने तो ऐसा पूछा ही नहीं उनसे कि आप मैं उनसे पेश करने जा रहा हूँ। लड़े तो इकट्ठे थे ना, लड़ने के बाद इजराइल को अकेला छोड़ दिया। लेकिन इजराइल के अंदर हिम्मत है, इजराइल के अंदर जज्बा है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। और ये एक्चुअली अमेरिका को बहुत बुरा हाल होगा जिस तरीके से उसने इस टाइप का एग्रीमेंट किया है ईरान के साथ बगैर इजराइल को इन्वॉल्व किए। बिल्कुल। अभी और चीजें देखिए कि हर देश के कॉन्टेक्स्ट में इस डील के कॉन्सिक्वेंसेस, इंप्लीकेशंस क्या होने वाली हैं। हमारे संदर्भ में ये है कि हमारे यहाँ पास में, क्योंकि हम मेजर इंपोर्टर हैं हाइड्रोकार्बन्स के, तो सप्लाई लाइन कम थी, तो हमें बहुत ज़्यादा उसका हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया। डॉलर की प्राइस रोज बढ़ रही थी, यहाँ पर शॉर्टेज होने लग गई थी गैस की, बाकी चीज़ों की। वो अभी टेम्पोरेरीली हमको रिलीफ है, वो चीज़ें जो है लाइन पर आ जाएंगी। क्रूड ऑयल के भाव भी कम हो गए हैं, ये टेम्पोरेरी। लेकिन लॉन्ग रन में, क्योंकि वो पूरा इलाका जो है टर्मोइल में रहेगा, हमको अपने स्ट्रेटेजी जो है उसने आगे सोच करके बनानी पड़ेगी। ये हमारे संदर्भ में है। अब आ जाओ आप इसके इजराइल के। तो इजराइल के लिए तो मैंने बताया जी उनकी एग्जिस्टेंस का प्रश्न है। उन्होंने तो जहां उनको जरूरत पड़ी वो काम करेंगे और लॉन्ग टर्म में सोचते हैं। आपने देखा, आपने पिछले साल उन्होंने किस प्रकार से ये जो पेजर थे हिजबुल्लाह के यहाँ पर उन्होंने जो लगवाए थे, आप वो उन्होंने एक स्पेशल कंपनी बनवाई थी, ठीक है, वो जो पेजर बनाती थी। इनका फ्रंट था, मोसाद का फ्रंट था, जिसमें वो मैन्युफैक्चर करती थी। और इन्होंने इनकी जो आपस में कम्युनिकेशन थी हिजबुल्लाह की, वो उन्होंने इंटरसेप्ट करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उनकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी इंटरसेप्ट की। फिर उन्होंने उनके अंदर ही दिमाग में आइडिया डाला कि ये जो है हमारी कम्युनिकेशन है इंटरसेप्ट होती है, हम पेजर पे जो है वो चेंज ओवर कर लेते, क्योंकि टेक्स्ट मैसेजेस आएंगे उसमें, ठीक है। तो इन्होंने उनको मजबूर किया पेजर पे जाने को। और बाद में देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने ट्रैप किया कि उसी कंपनी से पेजर खरीदे जिनसे इजराइल ने वो बनवाए थे। तो उनकी जो पॉलिसीज है, उनकी प्लानिंग है, वो बहुत आगे सोचते हैं, बहुत आगे उन्होंने सोच रखा है। उनको पता था कि ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट कभी यूएसए में आ गया, वो कभी भी दगा देके चला जाएगा। उनकी प्लान, उनकी स्ट्रेटेजी जो है दैट इज इन प्लेस। तो इजराइल ने तो देखिए उसने पीठ दिखानी नहीं है, ठीक है। ये तो इजराइल का हो गया। अब आप आ जाओ कि सबसे बड़े दुनिया का जो कार्टून देश है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का इस वक्त ये स्थिति हो गई है कि पहली बात तो भूखा नंगा देश है। पहली बात, उन्होंने पहले ही दिन से
अपना इकोनॉमिक रोड मैप बनाया ही नहीं था। पहले दिन से ही वो ये चलते थे कि किस प्रकार से हम दलाली करें, कभी चीन और अमेरिका के बीच में या कभी किसी और उसमें से हम पैसे निकालें अपने, और वो पैसे निकाल कर अपना देश चलाएं। कभी उन्होंने इंडस्ट्रियल बेस का बारे नहीं सोचा, कभी सर्विस सेक्टर के बारे में नहीं सोचा, कभी नहीं। इसके लिए उनकी इकोनॉमी जो है हमेशा ही टर्मोइल में रहेगी, ये बात आप तक पकड़ के चलिए। कभी अयूब खान के टाइम पर उनको मिल जाता था, क्योंकि वो सीएटो और सेंटो दोनों का मेंबर पाकिस्तान बन गया था अगेंस्ट यूएसएसआर, तब इनको फंडिंग मिल जाती थी। उसके बाद में जब 1979 में रशिया आ गया यूएसएसआर अफगानिस्तान में, तब इनको मुजाहिदीन बनाने के नाम पर फंडिंग मिल गई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको पाकिस्तान को मिल गए, तब सरवाइव कर गए। उसके बाद में 2001 के बाद में 9/11 के बाद में जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हुआ तो मुशर्रफ साहब चले गए उनके पास में जाकर के, बुश के पास, तो उन्होंने उस वक्त उनको जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर दे दिए। तो ये क्या, टाइम टू टाइम वेस्ट की जो भीख है ये अपने आप को इस तरह से मैनिपुलेट कर लेते हैं कि उनको वहां से पैसे मिलते रहते हैं। तो इकोनॉमी तो उनकी तबाह है, उसमें कुछ कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आगे बढ़े। वो इसी तरह से दलालियां करके कुछ ना कुछ चीन, और आजकल चीन और यूएसए की दलाली वापस से शुरू कर दी इन्होंने, ठीक है, तो उसमें पैसे कमा रहे हैं। अब आ जाओ पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन के ऊपर। पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन जो इस वक्त है वो इतनी, इस वक्त आज दिन तक इतनी कभी खराब नहीं हुई थी जितनी आज है। बलूचिस्तान में अलग जो है वो हो रहा है, केपीके में जो टीटीपी वाले हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने रात की नींद हराम की हुई है, क्योंकि जो अफगानिस्तान में लोग हैं वो डूरन लाइन को मानते नहीं है। आधा पाकिस्तान जो उसको लोया अफगानिस्तान है, उनके जो नक्शे देखेंगे, मैं अब देख के आया हूँ, वो नक्शे देखेंगे उसमें आप देखोगे कि पूरे का पूरा बलूचिस्तान और केपीके का हिस्सा जो है अफगानिस्तान का हिस्सा है। उन्होंने कहते हैं ट्रेडिशनली हमारा था, आप कौन होते हो ये बीच में डूरन लाइन करने वाले। तो वहां अलग से समस्या चल रही है। फिर आप आ जाओ केपी, ये जो इनका ये पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, उसमें तो आपने देखा ही है कि किस प्रकार से रोज सड़कों पे लोग उतर रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में उतर रहे हैं। सिंध में जो जितना बड़ा आने वाले टाइम पे आप देखना प्रोटेस्ट होंगे, किसी स्टेट में नहीं हुए होंगे, क्योंकि सिंध जो है ना वो केपीके की तरह, बलूचिस्तान की तरह बंदूक नहीं उठाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ना तो उनकी टेरेन जो है ऐसी है, ना उनकी मानसिकता ऐसी है। लेकिन वो पूरी की पूरी वहां पर जो है वो एग्रेरियन लैंड है सिंध की, वहां वडेरे हैं, पाकिस्तान जो वडेरे कहते हैं, वो वडेरे हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं। उनको इन्होंने पानी देना बंद कर दिया। एक तो सिंध से इन्होंने 8-10 कनाल निकाल रहे थे चोलिस्तान के लिए, साउथ। फिर वहां पे लोगों ने वहां पे उनके होम मिनिस्टर के उस पर भी अटैक कर दिया सिंध के अंदर। बिल्कुल, सिंध में इतनी बड़ी मूवमेंट आने वाले टाइम पे, मैं आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आज नहीं है, ठीक है ना, हम लोगों की आदत होती है जो टीवी मीडिया में कवर होता है समझते हैं न्यूज है। आने वाले टाइम पे सबसे बड़ी मूवमेंट सिंध में खड़ी होने वाली है, और वो अलग प्रकार की होगी, वो भी ध्यान रखना आप। वो जो है वो मिलिटेंट मूवमेंट नहीं होगी, वो मूवमेंट होगी पूरी तरह से इनके निजाम के बहिष्कार की, क्योंकि उनकी खेती की जान पानी है, उनका पानी जो है ये, और पाकिस्तान की बद इंतजामी के कारण जो पूरा पानी है वो पंजाब प्रोविंस ले जाती है, वो पानी नीचे सिंध को जाता ही नहीं है, तो वो वहां होने वाला है। तो इंटरनल भी पाकिस्तान में इतनी ज्यादा समस्या है और आएगी, बढ़ जाएगी, तो इकोनॉमिकली मैं इसमें खन्ना साहब थोड़ी सी और बात कहूंगा कि अभी लेटेस्ट एक न्यूज आई है जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया कि इनका जो चनाब रिवर है जो पाकिस्तान के हिस्से को जाती है, अब तो इंडिया ने कह दिया हम मानते ही नहीं है जो आपका हमारा एग्रीमेंट हुआ था नदियों को बांटने का, तो उसके ऊपर एक टनल बनाई जा रही है। टनल से उसका चनाब रिवर का पानी शिफ्ट किया जाएगा रावी रिवर के अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा ब्यास के अंदर। हाँ, ब्यास में, हाँ, वो भी एक अंडरग्राउंड भी टनल बन रही है 1.7 किलोमीटर के साथ में 130 किलोमीटर लंबी टनल बन रही है, रास्ता बन रहा है। फिर एक और बात चल रही है कि अफगानिस्तान ने भी काम करना शुरू कर दिया। इंडिया की एक हाई लेवल टीम पहुंची है अफगानिस्तान के अंदर, जो उनके काबुल रिवर है या बाकी 2 रिवर है, खुर्रम रिवर है, इनके ऊपर स्टडी कर रही है यहाँ पे 12 डैम बनाने की, क्योंकि ये काबुल रिवर का पानी निकलता है हिंदू कुश से और वहां से काबुल के पास निकल के जाता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से फिर अंदर आता है। तो यहाँ पे 12 डैम बनाने की बात की जा रही है, और पहले भी इंडिया ने वहां पे डैम बनाया, फ्रेंडशिप डैम बनाया पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर, और तालिबान आज इंडिया से मदद मांगा है कि इसके अंदर पूरी सर्वेलेंस करो। तो इंडिया ने पूरी स्टडी कर लिया है और उसकी रिपोर्ट भेजेगा वर्ल्ड बैंक के ऊपर, या इंडिया खुद उस पर करेगा। तालिबान ने कहा है आप इस पानी पाकिस्तान का पानी रोको,
तो हम आपको जो भी हमारे मिनरल से आप निकालो, हम आपको पैसा नहीं दे सकते। तो इंडिया ने उस पर भी एग्री कर लिया। तो इससे पाकिस्तान का दोनों तरफ से पानी रुकेगा और पाकिस्तान को इंडिया और तालिबान मिलकर भूखा प्यासा मारेंगे। देखिए, ये थोड़ा सा हम इसके लिए जो पाकिस्तान के साथ में इंडस वाटर ट्रीटी है, इस पे एक अलग से शो करेंगे। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में दो लाइनें मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ से जो पानी, तीन रिवर जो है ना, इंडस, चिनाब और झेलम, ये पाकिस्तान के पास ज़्यादा पानी था, हमारे पास था कि 20% पानी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ईस्टर्न रिवर्स जिसमें रावी, ब्यास, सतलुज, ये पूरे का पूरा हमारे पास था। जो अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं लाहौल में, हिमाचल प्रदेश में, चिनाब से एक टनल निकाल करके ब्यास में लेकर आएंगे। उसमें हालांकि हमने ट्रीटी सस्पेंड कर रखी है, वो ट्रीटी सस्पेंड ना भी होती तो अभी पाकिस्तान का उस पर किसी प्रकार का लोको स्टैंड नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे अलग से शो में। तो आज जो एक चीज है ना जी, कि पाकिस्तान जो इंटरनली पूरा डिस्टर्ब है, पाकिस्तान फाइनेंशियली पूरी तरह डिस्टर्ब है, पाकिस्तान को एक जो कि ऐतिहासिक तौर से पाकिस्तान हमेशा इस्तेमाल करता रहा है कि चाइना और अमेरिका को मिलवाने वाला, ये दोषी पाकिस्तान था। कि 1971 में उन्होंने यहाँ पर हेनरी किसिंगर, जो उस वक्त उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, वो पाकिस्तान आया, उसको बहुत सीक्रेटली मरी में लेके गए। इन्होंने कहा जी पाकिस्तान आए हैं, उनका पेट खराब हो गया है और मरी के किसी हॉस्पिटल में दाखिल है। जबकि हुआ यह था, वहां से प्लेन गया था बीजिंग, और उस वक्त माओ से तुंग भी जिंदा था, चाओ इन लाई भी जिंदा था। उन दोनों के साथ में मीटिंग करवाई थी इन्होंने कि अब जो एक प्रकार से चाइना और अमेरिका का आपस में जो है वो वापस से कुछ हिसाब किताब बने कि रशिया के, यूएसएसआर के उसको यूज कर सकें। और उस वक्त जो चीजें एडमिट करके आया था किसिंजर, अगले साल निक्सन ऑफिशियली गया। ये तो सीक्रेट विजिट थी ना, लेकिन 1972 में ऑफिशियली जो उस वक्त निक्सन गया था और ये पूरा एक मुआहदा हुआ था, जिसमें उससे पहले तक ताइवान जो है वो इसका सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर हुआ करता था। तो इन्होंने उसके बाद से चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर करवाया। उसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड फोरम में उसको चाइना को एंट्री दिलवाई। उसके बाद ये चाइना को आज जो दुनिया का दानव बना हुआ है ना, उसके पीछे जो हाथ है वो यूएसए है, और जो दलाली करने वाला पाकिस्तान। सारी आज भी पाकिस्तान वापिस से, क्योंकि यूएसए को क्या लगता है कि अब अगर मैं फील्ड मार्शल को एलिवेट करूंगा या मैं शरीफ को एलिवेट करूंगा तो शायद ये चाइना से दूर हो जाए, तो अमेरिकन का ये मुगालता भी बड़ी जल्दी दूर हो जाएगा। वो दोनों को प्ले करते हैं, दोनों कश्तियों में पैर रखते हैं, पाकिस्तानी जो है उसमें से दोनों में से फायदा उठाते हैं। तो यूएसए का ये प्लान तो 100% आप आकर के चलो फेल है। तो पाकिस्तान बेनिफिशियरी बन करके ये सारे कॉन्फ्लिक्ट से उठेगा। दूसरा, पाकिस्तान ने इसमें बहुत प्रोएक्टिव एक जो रोल प्ले किया था वो ये था, क्योंकि जब यूएसए और इजराइल हमला कर रहे थे ईरान पे, तो ईरान की अपनी बिसात नहीं थी कि इनकी असेट्स के ऊपर वो हमला करे। तो वो क्या कर रहा था, जो सेंटर थे यूएसए के मिडल ईस्ट में, उसके ऊपर काउंटर अटैक कर रहा था। वो काउंटर अटैक में सबसे बड़ा जो खतरा था, वो खतरा जो था वो अरामको रिफाइनरी। देखिए, सऊदी की पूरी इकोनॉमी जो है ना जी, वो जो उनकी कंपनी अरामको है वही है, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। अगर अरामको जो है उसके पूरी एसेट्स तबाह हो जाते हैं तो समझो अब 80% सऊदी गया था और ईरान वो तबाह कर सकता था। ऐसे में एक समझौता जो पहले हो चुका है पाकिस्तान और सऊदी के बीच में, वो म्यूचुअल उनका स्ट्रेटेजिक अकॉर्ड है कि दोनों में से किसी भी देश के ऊपर हमला होगा तो दूसरा कंट्री उसके लिए आएगा। तो ये खतरा पाकिस्तान पे लगभग बन गया था कि एक अकॉर्ड के हिसाब से जैसे ही ईरान अटैक करेगा सऊदी अरामको के ऊपर, तो उस वक्त अभी देखिए वहां पर ये पूरे का पूरा गेम जो है वो चल रही थी एयर गेम। एयर गेम में अगर मान लो 25-50 हजार ट्रूप पाकिस्तान भेज भी देता है सऊदी में, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गेम तो पूरी मिसाइल्स की चल रही है। ऐसे में सऊदी ने पाकिस्तान को मजबूर करना था कि आप बॉर्डर शेयर करते हो ईरान के साथ में, आप भी ईरानियन एसेट्स के ऊपर एयर अटैक करो, क्योंकि ये जो आपका हमारा अकॉर्ड है, जो आपका हमारा अलायंस है, ट्रीटी है, उसमें यह बात क्लियरली लिखी हुई है कि आप हमारे ऊपर अटैक होगा तो आपको आना पड़ेगा, आपके ऊपर होगा तो हम आएंगे।
तो इस चीज से बचने के लिए पाकिस्तान बहुत उछल कूद, क्योंकि पाकिस्तान इतनी बड़ी मुसीबत में आ जाता अगर ईरान ने उस पर अटैक किया हुआ था। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं इस सिचुएशन से दूर रहूं। तो ट्रंप ने सारा काम उनका जो है वो करवा दिया है पाकिस्तान का। हाल फिलहाल पाकिस्तान जो है ये सारी गेम में एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बन के उभरा है, बहुत बड़ा विनर बन के उभरा है, और सारा दुनिया का ध्यान जो है इस वक्त ये ह्यूमन राइट की बात करने वाले भूल गए कि भाई ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में 100 आदमी मार दिए इन्होंने। कोई बात नहीं कर रहा इस बात की, जबकि सुंदर पिचाई का लेक्चर होता है स्टैनफोर्ड में, वहां पर 200 स्टूडेंट जो इनके फंडेड हैं वो पैलेस्टीन का झंडा लेकर के बाहर निकल जाते हैं कि भाई गूगल जो है वो इजराइल के साथ में क्यों जो है उसके व्यापारिक संबंध है, वो बात होती है। लेकिन 100 बंदा यहाँ मर गया है उसकी बात नहीं होती, क्योंकि ये सारी सिचुएशन को पाकिस्तान ने बहुत क्लेवरली, बहुत श्रूडली हैंडल किया है, वो इसका बेनिफिट ले रहा है। बाकी आने वाले टाइम पर क्या होगा वो देखते हैं। जी ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान नेचुरली बात है इजराइल का हुआ है, और सबसे ज्यादा बेनिफिट वो हुआ है ईरान का। और लेकिन इजराइल अपनी गेम खेल रहा है, इजराइल एक और काम कर रहा है पीछे से। जो कर्ड्स हैं जो 4 कंट्री में रहते हैं, कि ईरान, इराक, सीरिया और टर्की के अंदर, उनको इकट्ठा कर रहा है। 4 लाख की उनकी पॉपुलेशन है, और टर्की इस टाइम पे और इजराइल इस टाइम पे कोशिश कर रहा है उनको इकट्ठा करने की, उनको स्ट्रेंथन करने की, ताकि उनको लैंड भी मिले और जो मिलिटेंसी है इन 4 कंट्री पे उस पर कंट्रोल किया जा सके। दूसरी तरफ इजराइल एक और काम कर रहा है, वो बना रहा है ग्रेटर इजराइल, यानी कि जो लेबनान के एरिया में उसका कंट्रोल है उसको अपनी कंट्री में लाएगा। कुछ और एरियाज है वहां पे जिसको अपनी कंट्री में ला करके अपनी कंट्री को बड़ा करेगा। और एक और काम वो ये कर रहा है कि एक बेन गुरियन कनाल बना रहा है जो इजराइल के अंदर से पास करेगी, और इस टाइम पे जो कनाल है सुएज कनाल उसके पैरेलल चलेगी, ताकि सुएज कनाल के बदले इनको पैसा मिले। और ये सारे काम कर रहा है इजराइल अपने सर्वाइवल के लिए। साथ में इजराइल ने एक और एग्रीमेंट साइन किया हुआ इंडिया के साथ कि हम डिफेंस प्रोडक्शन इकट्ठी करेंगे, इजराइल की टेक्नोलॉजी होगी, इंडिया की जमीन होगी, इंडिया के लेबर होगी, साथ में यूएई का यहाँ पे होगा पैसा। तो ये तीनों कंट्रीज मिलकर आज काम कर रही है, और नेचुरली बात है कि नए अलायंस बन रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और गल्फ के अंदर भी नया अलायंस बना है। इंडिया की भी एंट्री हो चुकी है, और साथ में इजराइल का जो अब्राहम एग्रीमेंट है यूएई के साथ। इसीलिए यूएई का एक ट्रांसपोर्ट प्लेन, स्पेशली जो उनका डिफेंस का ट्रांसपोर्ट प्लेन है, वो गया इजराइल में, और वहां से वो डिफेंस सिस्टम लेके आ रहा है, मिसाइलें लेके आ रहा है। और इस टाइम पे यूएई भी तैयार हो रहा है कि फ्यूचर में मेरे पे अटैक होगा तो मैं कुछ जवाब तो दे सकूं। और यहीं पे प्रोग्राम को खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कैसा लगा प्रोग्राम, क्योंकि खन्ना साहब ने बहुत वैरायटी की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, जो पब्लिक नॉलेज में लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेगी, बढ़ाएगी। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।